अखबार और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर शादी के विज्ञापनों में दिए गए तथ्यों की जांच किए बिना ही कई लोग महत्वपूर्ण फैसला ले लेते हैं। जल्दबाजी में उठाए ऐसे कदमों की वजह से उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है दोस्तों। फर्जी विज्ञापनों के जाल में फंसकर कई लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। जब तक उन्हें हकीकत पता चलती है तब तक उनका बहुत कुछ लूट चुका होता है। शादी के विज्ञापन के जरिए अनुष्का और शालिनी भी साथी ठगों के जाल में फंसी, ऐसी कि उन्हें अपनी कमाई के लाखों रुपयों से हाथ धोना पड़ा। ऐसे ही कुछ कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। चलते हैं कहानी की तरफ। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के गीतानगर की रहने वाली अनुष्का एक उच्च शिक्षित परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसका पालन पोषण बड़े ही नाजों में हुआ था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे स्कूल कॉलेज में हुई थी। उस शिक्षा पूरी करते करते अनुष्का जवान हो चुकी थी। तब पिता ने उसकी शादी अपनी ही हैसियत वाले परिवार में कर दी। शादी के बाद अनुष्का पति के घर चली गई। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की के नए जीवन की शुरुआत अपने पति के संग होती है। वहाँ उसे ससुराल के मुताबिक ही खुद को ढालना होता है। अनुष्का ने भी ऐसा ही किया। अपने गृहस्थ जीवन से वह खुश थी। इसी बीच वह एक बेटी की मां बनी। बेटी के जन्म के बाद उसकी खुशी और बढ़ गई, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। पति से उसके मतभेद हो गए। हालत यह हो गई कि उसका ससुराल में रहना दूभर हो गया तो वह मायके आ गई। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में हंसी खुशी के साथ रहे। अनुष्का गुस्से में जब मायके आई तो माँ बाप ने उसे और दामाद को समझाया। समझा बुझा कर उन्होंने बेटी को ससुराल भेज दिया। उन्होंने अनुष्का को ससुराल भेजा तो इसलिए था कि गिले शिकवे दूर होने के बाद उसकी गृहस्थी की गाड़ी सही ढंग से चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिनों बाद ही पति के साथ उसका तलाक हो गया दोस्तों। यह करीब 20 साल पहले की बात है। पति से तलाक होने के बाद अनुष्का बेटी के साथ मायके में ही रहने लगी। अनुष्का पढ़ी लिखी थी, इसलिए अब अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह आत्मनिर्भर बनकर बेटी को ऊंची तालीम दिलाएगी। इधर उधर से पैसों की व्यवस्था करके उसने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसका बिजनेस जम गया और उसे अच्छी कमाई होने लगी। अनुष्का अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। वह चाहती थी कि बेटी को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाए कि उसका भविष्य उज्जवल बन सके। उसकी बेटी इस समय मुंबई के एक नामी इंस्टीट्यूट से MBA कर रही है। अनुष्का भी अब 47 साल की हो चुकी थी। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए उसे कभी कभी जीवन साथी की जरूरत महसूस होने लगी थी। इसके लिए उसने वैवाहिक विज्ञापनों की वेबसाइट जीवनसाथी.com पर नवंबर 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। वैवाहिक विज्ञापनों की इसी साइट पर राजू यादव नाम के एक आदमी ने भी रजिस्टर कर रखा था। 58 वर्षीय राजीव यादव ने अपनी पर्सनल डिटेल में खुद को IPS बताया था दोस्तों। वह भी अपने लिए जीवन संगनी तलाश कर रहा था।
राजीव रोजाना जीवनसाथी.com साइट पर अपनी पसंद की महिला की तलाश करने लगा। साइट सर्च के दौरान उसकी नज़र अनुष्का की प्रोफाइल पर ठहर गई। उसने जल्द ही अनुष्का को ईमेल भेजकर बात करने की कोशिश की। अनुष्का ने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। तब राजीव यादव ने उससे खुद को आईपीएस अफसर बताते हुए कहा कि उसकी पोस्टिंग भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके मिजोरम में डीआईजी के पद पर है। वह वहां अकेला रहता है। राजीव ने जब अपने बारे में बताया तो अनुष्का को लगा कि उसकी बाकी जिंदगी राजीव के साथ ठीक से कट जाएगी। कुल मिलाकर राजीव उसे अच्छा लगने लगा। सोच विचार कर अनुष्का ने भी राजीव को अपना परिचय दे दिया। कहा कि पहले पति से उसकी एक बेटी है जो मुंबई में एमबीए की पढ़ाई कर रही है। राजीव ने उसकी बेटी को भी अपनाने की हामी भर ली। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान राजीव ने बताया कि जब वह छोटा था तो उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। एक छोटा भाई था जो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर था। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन वहाँ हुए एक बम विस्फोट में उसकी भी मौत हो चुकी है। कुछ दिनों की बातचीत के बाद राजीव और अनुष्का ने शादी की बात फाइनल कर ली। दोस्तों, उन्होंने तय कर लिया कि 13 दिसंबर 2013 को शादी कर लेंगे। राजीव यादव ने कहा कि वह मिजोरम से 13 दिसंबर को कानपुर पहुंच जाएगा और परिवार के नज़दीकी लोगों के बीच एक सादे समारोह में उसी दिन शादी करके घर वापस लौट आएगा। अनुष्का की यह दूसरी शादी थी, इसलिए वह भी शादी के समय कोई बड़ा दिखावा और तामझाम नहीं चाहती थी। इसलिए उसे राजीव का प्रस्ताव पसंद आया। शादी करने से 3 दिन पहले 10 दिसंबर को राजीव ने अनुष्का से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। उसमें एटीएम कार्ड व अन्य कार्ड थे। अनुष्का ने राजीव की इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आए दिन तमाम लोगों के एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि महत्वपूर्ण सामान चोरी होते रहते हैं या कहीं खो जाते हैं। इसलिए उसने राजू से यह कहा कि जो एटीएम कार्ड पर्स में थे उन्हें लॉक जरूर करा दें, ताकि कोई उनका दुरुपयोग न कर सके। अनुष्का ने अपने होने वाले पति को यह सुझाव देते हुए कहा, लेकिन उसके यह पता नहीं था कि राजीव यह छोटी सी सूचना देकर उसे ऐसे जाल में फंसाने जा रहा है जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। दोनों की फोन पर रोजाना ही बातचीत होती थी। अनुष्का उसकी बातों से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगी थी। 13 दिसंबर की दोनों की शादी होने वाली थी, इसलिए अब केवल 2 दिन ही बचे थे। 2 दिनों बाद वे एक दूसरे से पहली बार मिलने जा रहे थे। अनुष्का की खुशी बढ़ती जा रही थी। ये 2 दिन उसे 2 साल से भी ज़्यादा लंबे लग रहे थे। एक पल वह बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि अनुष्का राजीव यादव के साथ शादी के बंधन में बंध जाती, उसे ऐसी खबर मिली कि उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। दोस्तों, 11 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फोन करके कहा, अनुष्का, मेरे एक साथ वाकया हो गया है। कल रात बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान मेरे पैर में गोली लग गई है। इसके अलावा मेरे कूल्हे की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया है। इस समय मैं मिजोरम के एक प्राइवेट अस्पताल में हूँ। यह खबर सुनते ही अनुष्का घबरा गई। वह फोन पर ही इस घटना पर दुख जताने लगी। तभी राजीव बोला, अनुष्का, तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है कि कल मेरा एटीएम
कार्ड कहीं गिर गया था। यहाँ अस्पताल में कुछ पैसों की ज़रूरत है। यदि संभव हो सके तो कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। ठीक होने के बाद मुझे विभाग से सारा पैसा मिल जाएगा, तब मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं अपने बॉडीगार्ड का अकाउंट नंबर मैसेज कर रहा हूँ, उसी में डाल देना। बॉडीगार्ड बैंक से पैसा लाकर अस्पताल में जमा करा देगा। कुछ ही देर बाद अनुष्का के फ़ोन पर राजीव द्वारा भेजा गया मैसेज मिला। उसने मैसेज में बैंक का खाता नंबर भेजा था। अनुष्का ने 12 दिसंबर 2013 को राजीव के भेजे गए कॉर्पोरेशन बैंक के खाता नंबर में 75,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। उसका कामना करने लगी कि राजीव जल्द ठीक हो जाए। चूंकि राजीव उसका होने वाला पति था, इसलिए उसका ध्यान उसकी तरफ ही लगा हुआ था। वह दिन में कई बार फोन करके उसका हालचाल मालूम करती रहती थी। 19 दिसंबर 2013 को राजू ने अनुष्का को फ़ोन करके कहा कि उसकी हालत ठीक न होने की वजह से उसे चेन्नई के अपोलो अस्पताल लिया जा रहा है। वहाँ उसके ऑपरेशन वगैरह में मोटा पैसा खर्चा होने की उम्मीद है। उसने उससे और पैसे भेजने को कहा। अनुष्का नहीं चाहती थी कि राजीव को कुछ हो जाए, इसलिए उसने उस दिन उसके द्वारा भेजे गए खाता नंबर पे 4.25 लाख रुपए जमा करा दिए। आई विपदा की वजह से निकल गई। धीरे धीरे 2013 बीतकर नया साल 2014 भी आ गया। अनुष्का का मन कर रहा था अस्पताल में जाकर वह राजीव को देखा है। साला बिजनेस और अन्य वजहों से वह चेन्नई नहीं जा सकी। वह फोन पर जरूर उसके संपर्क में रही। अनुष्का ने राजीव से कह दिया था कि वह इलाज की चिंता न करे, जितना भी संभव हो सकेगा वह उसकी मदद करेगी। एक दिन राजीव ने उससे कहा, डॉक्टरों ने बताया कि इलाज लंबा चलेगा, जिस पे पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। मेरे ठीक होने तक तुम ज़रूरत के मुताबिक पैसे देती रहना। ठीक होने पर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। आप पैसों की चिंता न करें, बस अपना ख्याल रखें, ऐसी अनुष्का बोली। अनुष्का मेरे एक दोस्त है अजय सिंह यादव, वो यहीं पर डीआईजी है। मैं उनका आईसीआईसीआई बैंक खाता नंबर एसएमएस कर रहा हूँ, तुम उसमें भी पैसे भेज सकती हो। पैसे भेजने के बाद तुम मुझे फ़ोन जरूर कर देना, राजीव ने उसको बोला। इस तरह 12 दिसंबर 2013 से 7 फरवरी 2014 तक अनुष्का अलग अलग बैंक खातों में राजीव यादव के 24.5 लाख रुपए भेज चुकी थी। इसी बीच राजीव ने उसे बताया कि उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और कूल्हे का ऑपरेशन करने के लिए उसे चेन्नई के हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भेजा जा रहा है। राजीव की हालत दिन पर दिन बिगड़ने की बात सुनकर अनुष्का को और ज़्यादा चिंता होने लगी। उसने राजीव को अस्पताल जाकर देखने का प्रोग्राम बना लिया। 21 फरवरी 2014 को वह हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने पर उसे जो सूचना मिली उसे सुनकर उसके होश ही उड़ गए। दोस्तों, अस्पताल से उसे जानकारी मिली कि राजीव यादव नाम का कोई पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती ही नहीं है, जबकि राजीव ने उसे अस्पताल में भर्ती होने की बात कही थी। जो वह इस अस्पताल में नहीं है तो कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी और अस्पताल में भेज दिया हो? यह सोचकर उसने उसी समय राजीव को फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार फ़ोन मिलाने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ मिलता रहा तो निराश होकर वह कानपुर लौट आई। घर लौटने के बाद उसने राजीव को फिर से फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन मिलने पर बात हुई तो राजीव अपनी सफाई में कहा कि सुरक्षा कारणों से वह अस्पताल में दूसरे नाम पर भर्ती हुआ है। राजीव ने उससे पैसे की और डिमांड की तो अनुष्का ने उसे अब पैसे न होने का बहाना बना दिया। अनुष्का ने जब उसे पूछा कि वह अस्पताल में किस नाम से भर्ती है तो वह उसने नाम नहीं बताया, बल्कि उसने फ़ोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। इससे अनुष्का ने राजीव की बातों पर शक होने लगा था। उसने राजीव को आईसीआईसीआई, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कॉर्पोरेशन बैंक के जिन खातों में पैसे भेजे थे वह अपने स्तर से यह पता लगाने में जुट गई कि यह खाते किन नामों पर है। उसे पता चला कि आईसीआईसीआई बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाते अजय सिंह यादव के थे, जो ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 नई दिल्ली का रहने वाला था, जबकि कॉर्पोरेशन बैंक खाता अमित चौहान का निकला, जो नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला था।
जिस वोडाफोन मोबाइल नंबर से राजू यादव बात करता था वह भी अमित चौहान के नाम पर लिया गया था। इसी बीच 26 फरवरी 2014 को अनुष्का को राजीव यादव ने फोन करके बताया कि वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज के कुछ दिनों बाद उसे आईपीएस एकेडमी मसूरी भेजा जाएगा, वहाँ कुछ दिनों इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेगा। राजीव ने अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अनुष्का से कुछ पैसे और भेजने को कहा। चूंकि अनुष्का को राजीव पर शक हो गया था, इसलिए उसने उसकी बात को फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। अपनी मजबूरी बताते हुए उसने उसे और पैसे देने में असमर्थता जता दी और पैसे न मिलने की बात सुनकर राजीव यादव फोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद वह फोन ऑन नहीं हुआ। शादी के जाल में फंसकर अनुष्का राजीव को 24.5 लाख रुपए दी और पैसे न मिलने की बात पर जिस तरह राजीव यादव अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, उसने अनुष्का को लगा कि उसके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है। यादव को मिजोरम का डीआईजी बताया, लेकिन पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि वह कोई पुलिस अधिकारी नहीं रहता है। तो दोस्तों, आजकल इस तरह से फ्रॉडगिरी हो रहा है, इसीलिए किसी पर विश्वास न करें और ना ही किसी को बिना जाने पहचाने आप 1 भी रुपये देने का कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।